हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4, जिसमें कि हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ये मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपने देखा कि पिछले 3 सीरीज़ में हमने OMR या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो आज उसी का चौथा पार्ट है। बच्चों, कुल मिला करके इस चैप्टर से आपके कुल 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये वाला सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये या इसके बाद एक सेट और आपको मिलेगा जो कि लास्ट सेट रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में देखिए, लिखा है एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में। तो यहाँ पे मुझको दिया गया है कि डेल्टा टी का मान कितना है, 0.1 सेकंड, ये इतना दिया गया है। फिर मैं 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया था, मतलब घट रहा है चुंबकीय फ्लक्स, तो डेल्टा 5b माइनस में होगा। कितना हो जाएगा, 1 में से 0.1 घटा देंगे तो 0.9 वेबर, इतना हो गया। ओके, यदि कुंडली का प्रतिरोध R की वैल्यू दिया गया है 10 ओम है, तो कुंडली में प्रेरित आवेश इंड्यूस्ड कितना चार्ज होगा, ये आपको फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम EMF देखें। EMF बराबर होता है माइनस डेल्टा 5b अपान डेल्टा टी। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस मिल करके एक दूसरे को प्लस कर देंगे। डेल्टा 5b की वैल्यू 0.9 अपान 0.1, तो ये कैंसिल आउट होगा। E की वैल्यू कितना आ गया, 9 वोल्ट। ओके, अब देखो हमको E की वैल्यू तो पता चल गई। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल्स करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। ओके, और करंट होता है Q/T इंटू R। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा, Q की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ, लेट मी करेक्ट इट, ये यहाँ पे E है, T का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो E इंटू टी, और R इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो अपान में R। तो Q इज इक्वल्स E की वैल्यू कितनी है, तो EMF हमको मिला है 9 वोल्ट, T की वैल्यू है 0.1, इतने ही सेकंड में चेंज हो रहा है फ्लक्स में, तो करंट फ्लो हो रही है। R की वैल्यू है 10 से डिवाइड करके जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.009 इतनी कूलम, 0.09 सॉरी 0.09 कूलम, 0.09 इतनी कूलम, ये आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। इतना प्रेरित आवेश होगा। तो ऑप्शन ए गलत है, ये वाला ऑप्शन दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बच्चों कि जब किसी प्रिज्म से एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका क्या होता है। देखो, पोलराइजेशन तो नहीं हो पाएगा पूर्णतः, क्योंकि उसमें भी अगर अपवर्तन से ध्रुवण होता है तो कई स्टेप, कई कांच की पट्टियां लगानी पड़ती है। रही बात विवर्तन की, तो विवर्तन होने के लिए शार्प एज और दूसरी चीजें हैं, तो विवर्तन भी नहीं हो पाएगा। वर्ण विक्षेपण की बात जहां तक है, तो बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ो। एक वर्णीय, जब ये पहले से ही मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कहाँ से, और जब एक का कलर है ये, तो टूटने की बात ये नहीं है। हाँ, अगर श्वेत प्रकाश होता तो वर्ण विक्षेपण होता, ये भी गलत जवाब है। रही बात विचलन की, तो विचलन हो सकता है। विचलन इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रिज्म में जब भी हम एक वर्णीय प्रकाश को इंसिडेंट कराते हैं, तो ये आपतित प्रकाश का रास्ता है, ये यहाँ से ऐसे जाता और निर्गत होकर के यहाँ से निकल जाता है। तो सॉरी, ये निर्गत होकर के
यहाँ से इस तरीके से निकलता है। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो देखो आपतित किरण का रास्ता ये वाला था, ये वाला, ये आपतित का रास्ता है और ये निकल रहा है इधर से, तो अपने रास्ते से विचलित हो रहा है तो विचलन खाली हो सकता है, मतलब ये वाला जवाब सही होगा। बाकी और कोई भी जवाब इसके सही नहीं होंगे। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक आवेश के निकाय में Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर रखे गए हैं। सपोज दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ये एट ए डिस्टेंस R एक दूसरे से रखे गए हैं। एक अन्य आवेश Q3 को इसके निकट लेकर के आया जाता है। ये वाला चार्ज है Q3, ओके, इसके निकट लेकर के आया जाता है। तो आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल पर क्या इफेक्ट होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा? तो देखो बच्चों, इसके द्वारा इस पर अब देखो, जब हम इस वाले चार्ज को निकट लेकर के आएंगे तो ये आवेशों का एक ग्रुप बनेगा और फोर्स तो परिवर्तित हो जाएगा। पहली चीज, फोर्स तो चेंज होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, ये जवाब इसमें सही नहीं होगा। रही बात फोर्स बढ़ जाने की, तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा ये तो इसके साइन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मान लीजिए Q1 Q2 अगर पॉजिटिव साइन के साथ हैं और ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, अब ये भी इसको रिपेल करेगा, तो कंपोनेंट दूसरे बनेंगे। अब जैसे Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F1 इधर होगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, सपोज F2 लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर जाएगा उधर नेट फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कुछ होगी। अच्छा, अगर हम इसी को पॉजिटिव की जगह निगेटिव साइन का लेते तो Q1 Q2 को दूर धकेलेगा, लेकिन ये इसको इधर खींचेगा। अब रिजल्टेंट एक वेक्टर इधर वाला हो गया, एक वेक्टर इधर वाला हो गया, तो अब रिजल्टेंट कुछ होगा। तो ये बात फोर्स घटेगा बढ़ेगा ये सारी चीजें इस Q3 के साइन पर डिपेंड कर रही हैं, रिजल्टेंट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो बढ़ जाएगा घट जाएगा ये सारी चीजें नहीं, बल्कि इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है, किस प्रकृति का है, तो चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। आई होप इसका आंसर आपको पता हो। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर को देखने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में जा करके इसका आंसर लिख करके आएंगे क्या है, फिर उसके बाद मिलान कर लेंगे सही होता है कि गलत। वैसे आपको बता दूं, फाई ई का फार्मूला होता है ई डॉट में ई की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ए की मीटर स्क्वायर, मीटर से स्क्वायर कैंसिल होगा, वोल्ट मीटर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो ये गलत जवाब। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, वोल्ट मीटर फ्लक्स की यूनिट, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आ रही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा बच्चों, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। तो आपको कहा गया है कि एक कोई समबाहु त्रिभुज है, एक कोई तार है, उसको समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया। बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो मतलब जब समबाहु की तीनों की भुजाएं बराबर होंगे, तीनों के रेजिस्टेंस भी सेम सेम होंगे। अगर पूरी लेंथ का प्रतिरोध, यल लेंथ का प्रतिरोध मान लीजिए 24 है और उसको हमने 3 बराबर खंडों में तोड़ दिया, तो एक लेंथ का प्रतिरोध 8 ओम होगा, इसका भी 8 ओम होगा, इसी तरीके से इसका भी 8 ओम होगा।
अब पूछा किन्हीं दो शीर्षों के बीच का प्रभावी प्रतिरोध, मान लो इस शीर्ष और इस शीर्ष के बीच हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सेल या बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हमको ये मिलता है कि ए सी और बी सी दोनों एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में होंगे, उसके साथ ही 8 ओम वाला समांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये 8 ओम, ये वाला 8 ओम, ये दोनों जो श्रेणी क्रम में, इसका तुल्य प्रतिरोध 16 और ये वाला 8 ओम। तो रिजल्टेंट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसका फार्मूला अगर लगाते हैं तो R1 R2, देखो R1 R2 इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया जो कि 16, और फिर यहाँ पे इसका दूसरे वाला प्रतिरोध 8, R1 जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है श्रेणी क्रम वाले का, तो 16, R2 का मान 8, फिर बटे 16 प्लस 8। ओके, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 8 बटे, इसको जोड़ देंगे तो 16 8 24, तो इसको काट दीजिए, 4 8 कम 8, 8 3 24, 3 से तो कटेगा नहीं, तो R की वैल्यू हो जाएगी 16/3 इतने ओम। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/3 ओम। ये इसका राइट आंसर होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज कहा है? इसमें कहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम, XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब LCR परिपथ है, और हम ये देख रहे हैं कि XL बराबर XC है, मतलब इस परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी जो कि केवल R के ही बराबर होगी। दैट मीन्स श्रेणी अनुनाद परिपथ की कहानी है इसमें। तो आरोपित वोल्टता एवं प्रवाहित धारा के बीच कालांतर क्या होगा? जब खाली R इफेक्टिव है, मतलब R सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो R सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, वो फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है बच्चा? तो आंसर है 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा हो, थोड़ा सा इसको और डार्क कर लेते हैं और बोल्ड। तो लिखा है यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो बच्चों ये पता है कि अगर ध्रुवण कोण अल्फा है तो अपवर्तनांक n बराबर tan अल्फा ब्रूस्टर्स लॉ से लिखा जा सकता है, और क्रांतिक कोण का जो संबंध होता है, क्रांतिक कोण बीटा है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तनांक में संबंध होता है n बराबर 1/sin c, जहाँ पे c क्रांतिक कोण होता है लेकिन यहाँ पे बीटा लिखा है। दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं इसलिए tan अल्फा बराबर 1/sin बीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल्स 1। ये रिलेशन हमको मिल रहा है, तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1, ऑप्शन 1 सही है। ये भी गलत जवाब, ये भी गलत जवाब, ये भी गलत जवाब, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या लिखा है? एक ही वेग से गतिशील निम्नलिखित, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी? तो बच्चों डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, अगर आपको याद है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स h/p या लैम्डा इक्वल्स h/mv, यहाँ पे p मोमेंटम है या इसी को हम संवेग कहते हैं कण का। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर h/m/v में देखो लैम्डा जो है ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब मास जितना कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा, तो सबसे कम मास वाला पार्टिकल्स इनमें से इलेक्ट्रॉन ही नजर आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज कहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव V नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल क्या होती है। ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया आज का पहला ये वाला क्वेश्चन, पहला होमवर्क का ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका आप ऑप्शन हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या सही जवाब होगा। आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होता है। बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूँ अवक्षय परत की, तो अवक्षय परत जिसको हम लोग इंग्लिश में डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, तो डिप्लीशन लेयर इसलिए इसका नाम पड़ा है जिसमें चार्ज कैरियर डिप्लीट हो चुके हैं। डिप्लीशन लेयर का मतलब होता है चार्ज कैरियर डिप्लीट हो चुके हैं। डिप्लीट का मतलब ये होता है खत्म हो चुके हैं, और जब खत्म हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, तो उसमें देखो चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में दो होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे होल्स होते हैं। तो कहा गया अवक्षय परत में क्या होता है, अवक्षय परत में चार्ज कैरियर तो डिप्लीट हो चुके रहते हैं, वो होते ही नहीं है। तो कोटर, केवल कोटर गलत जवाब, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों गलत जवाब, केवल इलेक्ट्रॉन गलत जवाब, ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर, तो कुछ नहीं रहता। इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा कि अक्षय परत में या अवक्षय परत में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, सभी चार्ज कैरियर डिप्लीट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कहा गया है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है वो भी जस्ता जो कि एक मेटल सरफेस है, तो मेटल के सरफेस से अगर हमको इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है तो दैट मीन्स हम लोग जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमको पता है कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, दैट मीन्स ज्यादा एनर्जेटिक होता है, वही वाला वेव ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है। तो सूक्ष्म तरंगे गलत जवाब होगा, और रक्त भी गलत जवाब, ये भी गलत जवाब। इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट के पास होती है, इसलिए अल्ट्रावायलेट वेव ही केवल इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर पाएंगे इनमें से। ओके, तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पराबैंगनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है कि किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। अब निर्वात या एयर दोनों में इसकी वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं, तो इतने एंगस्ट्रॉम ये हमको दिया गया है। जल में इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, तो लैम्डा डब्लू कितना होगा। अपवर्तनांक हमको दिया गया है 4/3 है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, चूंकि देखो बच्चों जो फार्मूला होता है लैम्डा डब्लू या मीडियम में रिफ्रैक्टिव मीडियम में वेवलेंथ का, ये होता है लैम्डा एयर या फ्री स्पेस अपान में एन। तो लैम्डा डब्लू बराबर लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6400, और फिर बटे 4/3 करेंगे तो ऊपर गुणा, ये हो जाएगा 1600, और 1600 का 3 में गुणा कर देंगे तो लैम्डा डब्लू हमको मिल जाएगा 16×3 = 4800 इतने एंगस्ट्रॉम। तो 6000 गलत, ये भी गलत, ऑप्शन 3 सही है, ये भी गलत जवाब होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 सही जवाब मिलेगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, जो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होता है, ये वास्तव में जो प्रेरण प्रतिघात होता है बच्चों, ये वास्तव में कुंडली का प्रतिरोध ही होता है। अब प्रतिरोध को हम लोग निकाल सकते हैं
वही फार्मूला आई वी बराबर आई इंटू आर। तो देखो यक्स यल से दिखाते हैं या एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, तो यहाँ पे मैं आर यल से भी इसको दिखा सकता हूँ। और प्रतिरोध बराबर होता है वोल्टेज अपान में करंट। तो यक्स यल बराबर ये हो जाएगा, यक्स यल बराबर वोल्टेज का मान है 40 वोल्ट बटे 80 मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे और वही चीज ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 का 100 में गुणा कर देंगे तो एक्सएल बराबर आ जाएगा 500 ओम। तो इसमें अगर देखें कौन सा जवाब सही होगा तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी जितने ऑप्शन है सब गलत है। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम सरल, बहुत सरल, एकदम बोल लेते हैं तो एकदम खतरनाक वाला सरल सवाल है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्टेज का फार्मूला V बराबर W बाई क्यू, इसकी यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है कूलाम। तो यहाँ से हमको मिल गया जूल प्रति कूलाम। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या चीज दिया है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की कुंडली। तो हमको दिया गया है 10 ओम प्रतिरोध, 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व। तो 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस भी है 10 हेनरी। एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, तो ये हमको दिया गया है V की वैल्यू 50 वोल्ट। कुंडली में संचित ऊर्जा U आपको फाइंड करना है। तो बच्चों देखो कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। ओके, तो U बराबर हाफ, L की वैल्यू 10, I बराबर होता है V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। तो 1/2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो 5 इंटू V बाई आर, V का मान कितना है 50 बाई आर की वैल्यू कितनी है 10, इसका स्क्वायर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 में गुणा कर देंगे तो 125 इतने जूल। मतलब जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किसके बराबर होगी 125 जूल। पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या चीज कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 60 सेंटीमीटर। बच्चों ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बल्कि ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो रिपीटेड है इसलिए आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर होगा वो मुझको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव के सेट में ऐसे क्वेश्चंस को कराया गया है, एक नहीं 2-3 बार कराया गया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना होगा। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है दो स्रोत कला संबंध। बच्चों कला संबंध का मतलब ऐसे दो लाइट के सोर्स हैं, जैसे दो स्रोत एक दूसरे से अगर कला संबद्ध कहे जाते हैं, मतलब ये जो वेव निकाल रहा है और ये जो वेव निकाल रहा है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि जो दोनों स्रोत है कला संबद्ध स्रोत है, कोहेरेंट लाइट सोर्स है और ये तरंगे कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं। तो इनमें से नियत कलांतर सही जवाब है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है,
जब अर्धचालक डिवाइस को हम एक बैटरी और प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा प्राप्त होती है। ठीक है, यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। तो डिवाइस कौन सी युक्ति हो सकती है बच्चों? देखो, ये अगर एक डायोड हम ले रहे हैं, जब पी एन जंक्शन डायोड है, पी टाइप और ये एन टाइप है, और उसका कॉम्बिनेशन अगर हम बैटरी के प्लस से इसको जोड़े माइनस से जोड़े तो उस समय ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में ये एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। ये एक कंडक्टर या सुचालक की भांति व्यवहार करता है। और जब मैं इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पी टाइप निगेटिव एन टाइप पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ तो इसकी बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में हो जाती है, और यह एक कुचालक या इंसुलेटर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसी बैटरी की ध्रुवता मान लो इस तरीके से पहले जोड़ा गया था तो कंडक्टर था तो करंट के फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसी बैटरी की पोलैरिटी चेंज की जाएगी तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये नेचर खाई डायोड के पास होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर गलत जवाब, एन टाइप पी टाइप ये भी गलत जवाब, पी एन जंक्शन डायोड ही सही जवाब होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य है तो इन कणों में इसमें से क्या कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से किसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। फिर दूसरा पूछ लिया गया प्रोटॉन का वेग अधिक होगा या इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। तो बच्चों, संवेग और जो एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है उसको हम लोग एक बार समझ लें, फिर उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है और किस बात पर डिपेंड करता है मोमेंटम। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन के पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे करके उसको एक्सीलरेट करा रहे हैं तो उसके पास जो एनर्जी होती है QV, और ये वोल्टेज है, और उसकी गति करता है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। ये एनर्जी इसके बराबर होती है। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ये वेलोसिटी हमको मिलेगा √2q, और ये वोल्टेज वाला v अपान में m। देखो, दो कांस्टेंट है, q इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज समान होता है, समान विभवांतर मतलब v भी सेम है। दैट मीन्स v जो वेलोसिटी है ये वेग मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जिस पार्टिकल का मास जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लिखा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी पर ही तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती। अब जब वेलोसिटी ही इसकी मास पर डिपेंड करती है और मास इसका कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी नहीं, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। एक मिनट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। देखो, वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है, ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है। अब वेलोसिटी में एक चीज ये ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी मास पर डिपेंड करती है, और मास जिस पार्टिकल का जितना कम होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है। अब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो बच्चों, वेलोसिटी इसकी ज्यादा है और मास पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मास कम है। वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन मास कम है, तो ओवरऑल इसकी एनर्जी कम होगी। ओके, तो प्रोटॉन का वेग, जिसे अभी पहले वाले ऑप्शन को अगर पेंडिंग में रखते हैं तो देखिए प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। तो प्रोटॉन का वेग वेलोसिटी मास पर डिपेंड करती, प्रोटॉन का मास ज्यादा तो इसका वेग अधिक कभी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का संवेग, अब संवेग का भी रिलेशन देख लीजिए। संवेग होता है P बराबर m इंटू वी। तो m इंटू वेलोसिटी हमको मिली है इसके बराबर
√2Q वोल्टेज वाला V अपान में M। इसको अंदर लेकर के आते तो M स्क्वायर बन के ये कैंसिल होगा, मतलब P बराबर √2, ये अंदर जाएगा तो M स्क्वायर, M से एक का M कैंसिल होगा तो MQV इतना, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √M। मतलब मास जिसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका जो है मोमेंटम अधिक होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मास का लिखा इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, तो ये गलत जवाब, क्योंकि मास कम होता प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, ये जवाब सही। अब इन दोनों जवाब में जो देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी और संवेग की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है P²/2M पे। अब यहां से रिलेशन देखो, संवेग ज्यादा है प्रोटॉन का और वो स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी स्क्वायर पर ज्यादा डिपेंड करे, मास पे तो कम डिपेंड करे। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाले फंक्शन पे ज्यादा डिपेंड करेगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच ये रिलेशन होता है, तो यहाँ से अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करूं तो ये मिलेगा E-V/I। चूंकि टर्मिनल विभवांतर V बराबर I/R, या यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V/R मिलेगा, तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर E-V/I के स्थान पे V/R करना है, तो यहाँ पे R कर लीजिए, तो ये हमको स्मॉल r की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखिए 2 आ गया, गलत जवाब, ये भी गलत जवाब। अब इसमें भी 2 आ गया तो ये भी गलत जवाब, E-V/R अपान V, तो ये वाला जवाब सही होगा, मतलब ऑप्शन 4 सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चीज है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय कितनी होती है। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय कितनी होती है। तो यहाँ पे बच्चों हमसे कहा गया औसत शक्ति क्षय, याद रखो किस सर्किट की बात की गई है, यल सर्किट की। तो यल सर्किट अगर हम ले रहे हैं तो यल सर्किट में जो शक्ति क्षय होता है, एवरेज पावर लॉस होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये इसका फार्मूला है। cos फाई में जो फाई है ये फेज डिफरेंस को दिखाता है, और यल सर्किट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, तो cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए एवरेज पावर लॉस 0। मतलब एक शुद्ध प्रेरकत्व वाली सर्किट में जो एवरेज पावर लॉस होता है वो हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन 4 सही होगा, बाकी जितने ऑप्शन है सब गलत जवाब होंगे। आ रही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि तरंगे नहीं है, जल तरंगे नहीं है, उस रस्सी में उत्पन्न तरंगे नहीं है, ऊष्मा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण वस्तु से दोगुनी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण है। जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दोगुनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब की बात हो रही है,
अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, इसको फोकस दूरी कहते हैं, 20 सेंटीमीटर दिया है। इसके बीच में अगर हमको वस्तु को रखना है तो जाहिर सी चीज है 20 सेंटीमीटर से कम दूरी होनी चाहिए। तो एक तो हम यही पकड़ सकते हैं कि ऑप्शन देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर हो नहीं सकता, 30 ज्यादा हो जाएगा, 60 ज्यादा हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर सही जवाब होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या चीज लिखा है कि समान पदार्थ की दो घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा 2l हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों पहले का रेजिस्टेंस R1 रो L1 बटे A1, तो R1 बराबर रो L1 का मान L, और फिर क्षेत्रफल इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब जब दोनों घन है तो L स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, तो R1 बराबर ये हो जाएगा रो बाई L, समीकरण 1। इसी तरीके से R2 बराबर रो L2 बाई A2, तो ये हो जाएगा रो L2 का मान है 2L, 2L इसकी लंबाई है, फिर बटे A2 2L का होल स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर, 2 से इसको काट देंगे 2 और L से स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब R2 बराबर हमको मिल गया रो बाई 2L। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से R1 बटे R2 निकाल लेते हैं, तो R1 बटे R2 बराबर रो बटे L और फिर गुणे 2L बटे रो, इससे मर गया, L से L कैंसिल हो गया, ये हमको मिल जाएगा R1 बटे R2 बराबर 2:1। तो 2:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 सही है, बाकी सारे जवाब गलत होंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या चीज लिखा है, 99 ओम के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध क्या होना है। बच्चों शंट एक तरीके का प्रतिरोध तार होता है। अब देखो अगर हम मान लो ये धारामापी है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, 99 ओम दिया गया है, ये है, और इसके साथ अगर मैं जोड़ दूंगा शंट को तो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, धारा समान हो जाएगी, इसका मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, और ये इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। मान लो R2 वो शंट का प्रतिरोध है। मान लेते हैं इन दोनों के सिरों के बीच का जो विभवांतर है V है, तो समांतर क्रम में होने के नाते दोनों का विभवांतर समान होगा। इसमें जो जाने वाली धारा है, मान लो R1 में I1 धारा जाती है और पूरे सर्किट में जाने वाली धारा है I, तो कहा गया I1 का मान I का 10% है, तो I का 10% अगर निकालते हैं तो I गुणे 10 बटे 100, मतलब ये हो जाएगा 1/10 या I बटे 10। इतना I1 कितना हो गया, I/10, इतना I1 का मान हो गया। ओके, अगर हम पहले वाले प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर देखें तो V बराबर I1 R1 होगा। पूरे सर्किट के सिरों के बीच का विभवांतर अगर देखें तो V बराबर पूरे सर्किट में धारा I इंटू रेजिस्टेंस, दोनों समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। दोनों के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएंगे। I1 का मान किसके बराबर है, तो I1 का मान I/10, फिर गुणे R1 बराबर I और फिर गुणे I फिर गुणे R1 R2 बटे R1 प्लस R2। यहाँ R1 I से I R1 कट गया, 10 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 R2, तो 9 R2 बराबर R1, देखो इसको इधर कर देंगे तो 9 R2, इधर बचेगा R1, तो R2 बराबर R1 बटे 9, तो यहाँ से R2 बराबर R1 का मान 99 है, बटे 9 कर देंगे तो 11 बार जाएगा, मतलब R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 ओम। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 ओम। ये इसका सही जवाब होगा। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
और ये आपके आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।